नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम संधि को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है विराम चिन्ह। हम आज विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। तो विराम चिन्हों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि जो विराम शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ है विश्राम अथवा ठहराव। मतलब जब हम भाषा को बोलते हैं या कोई भी वाक्य बोलते हैं तो क्या है, हम बीच में कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं। तो जब हम रुकते हैं बोलते समय, तो उसी रुकने को या उसी विश्राम को क्या कहते हैं, हम विराम कहते हैं। और जब हम उस वाक्य को लिखते हैं तो जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन चिन्हों को हम कहते हैं विराम चिन्ह। देख लेते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ विश्राम अथवा ठहराव होता है। लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अब ये तो बात हो गई कि विराम चिन्हों का प्रयोग किस लिए होता है। अब ऊपर हेडिंग में आप देख रहे होंगे मैंने चिन्ह दो प्रकार से लिखा हुआ है। एक है चिन्ह और दूसरा है चिन्ह। तो ये दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन अगर शब्द शुद्धि में ये आ जाए दोनों ही तो आप इस चिन्ह को सही मानेंगे। इसके आगे बोला गया है कि अगर इन विराम चिन्हों का गलत प्रयोग किया जाए तो क्या है, जो भाव होगा वो परिवर्तित हो सकता है। कैसे होगा वो भी नीचे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो वाक्य हैं, पहला और दूसरा। पहला वाक्य है खेलो मत, फिर विराम चिन्ह बैठो। तो इस वाक्य में क्या कहा गया है कि खेलो मत बैठो, कि खेलो मत बैठ जाओ। और दूसरे वाक्य में जब विराम चिन्ह खेलो के साथ लगा तो उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। कैसे, इसका उच्चारण करके देखिए, खेलो मत बैठो। अब इसमें क्या कहा गया कि खेलते रहो और इसमें क्या कहा गया कि खेलो मत बैठ जाओ। तो अब जब विराम चिन्ह को थोड़ा सा आगे पीछे किया गया तो क्या है, इस वाक्यों का जो शब्द अर्थ है वो परिवर्तित हो गया। और वही बात हमने ऊपर कही कि इनका गलत प्रयोग भाव को परिवर्तित कर सकता है। अब यहाँ पे गलत प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन जब हमने विराम चिन्ह जो लगाया वो अलग अलग जगह पर लगा दिया एक ही वाक्य में, तो क्या है, दोनों वाक्यों का अर्थ परिवर्तित हो गया। उसी तरह नीचे दो और वाक्य हैं, लिखो मत पढ़ो। अब बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं है तो हम क्या है, इस वाक्यों का जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ठहराव नहीं होगा। कैसे पढ़ेंगे इनको हम, लिखो मत पढ़ो। दूसरे वाक्य को भी वैसे ही पढ़ेंगे, लिखो मत पढ़ो। लेकिन जब हम इनमें विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इनको कैसे पढ़ेंगे, जैसे पहला वाक्य है लिखो मत, यहाँ पे हमने लगा दिया ये, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लिखो मत पढ़ो। अब इसमें बोल रहे हैं कि लिखो मत, पढ़ने का काम करो। अब दूसरे वाक्य में हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लिखो मत पढ़ो। अब इसमें बोला है कि लिखो पढ़ो मत और इसमें बोला है लिखो मत पढ़ो। तो आपने देखा कि विराम चिन्ह का प्रयोग करने से क्या है, वाक्य का अर्थ, दोनों वाक्यों का अर्थ अलग अलग हो गया। अब जो श्री कामता प्रसाद हैं उनके अनुसार जो हमारे विराम चिन्ह हैं वो 20 हैं। अब कामता प्रसाद जी कौन है, कामता प्रसाद जी जो हैं ये हमारे हिंदी व्याकरण के विद्वान हैं और इन्होंने क्या कहा है, इनके अनुसार जो विराम चिन्ह हैं उनकी संख्या 20 है। श्री कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अब जो श्री कामता प्रसाद जी हैं उन्होंने कहा कि जो पूर्ण विराम है सिर्फ वही क्या है, हमारा अपना एक विराम चिन्ह है और जो बाकी के विराम चिन्ह हैं वो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हुए हैं। ये बात कही श्री कामता प्रसाद जी ने। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में
कि जो पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं, फिर और किसने ये बात कही। अब हमें पता है कि जी पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह लिए गए हैं हमारी अंग्रेजी भाषा से, और ये बात कही है श्री कामता प्रसाद जी ने। तो ये हो गई कामता प्रसाद जी की बात। अब आधुनिक हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार के हैं। अब जो हमारी हिंदी भाषा है, आधुनिक हिंदी भाषा है, जिसमें जो विराम चिन्ह प्रयोग होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पूर्ण विराम, और इस तरह से क्या है, हम पूर्ण विराम को प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पूर्ण विराम है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में तथा प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कहा गया कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, कोई भी वाक्य है उसके अंत में, और जो प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर। अब प्राचीन भाषा के पद्य से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? उसका मतलब है कि जैसे हमारे दोहे या जो रामायण की चौपाई हैं उनमें जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होता था। और यति का क्या मतलब है? यति का मतलब कुछ नहीं है, मतलब जब हम सांस लेने के लिए जिस स्थान पर रुकते हैं तो उसी को क्या करते हैं, यति बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, छंद की भाषा में हम इसको यति बोलते हैं कि प्राचीन भाषा के पद्यों में यति के स्थान पर। तो ये बात हो गई पूर्ण विराम की। अब उदाहरण देख लेते हैं। मैं आज बाजार जा रही हूँ। अब क्या है, वाक्य पूर्ण हो गया, और हमने पढ़ा जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अंत में लगता है पूर्ण विराम। तो ये क्या है, ये हो गया हमारे पास पूर्ण विराम का उदाहरण। अब दूसरा जो विराम चिन्ह है वो है उपविराम। अब उपविराम को देख लेते हैं, उपविराम क्या होता है। तो ये जो आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये उपविराम को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है उपविराम, किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई शब्द है उसकी जब हमने जो सीमा है वो निर्धारित करनी होती है तो क्या है, हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, विज्ञान एक वरदान। अब अगर हम ऐसे लिखते विज्ञान एक वरदान या विज्ञान की बात करते तो उसमें क्या है, विज्ञान के जो गुण अवगुण दोष वो सब चीज़ें आ जाती। लेकिन यहाँ पे हमने बात की है विज्ञान एक वरदान, मतलब हम उसकी जो सकारात्मक चीज़ें हैं उन्हीं को लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, विज्ञान जो शब्द है उसकी हमने सीमा निर्धारित कर दी। अब इसमें हम विज्ञान के जो गुण हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो ये हो गया किसी शब्द की सीमा निर्धारण जो हमने उपविराम में पढ़ा। अब दूसरा इसमें क्या कहा है, दूसरा इसमें कहा है कि लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग करते हैं। अब लिखित संवाद कैसे होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा शब्द निर्धारण, मतलब शब्द का जो सीमा है उसको निर्धारित कैसे करते हैं, ये उसका उदाहरण था। दूसरा है हमारा कि हम जो लिखित संवाद होते हैं उनमें उपविराम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये हमारा लिखित संवाद है। देखिए इसमें उपविराम का प्रयोग कैसे हुआ। राजन, कोई एक लड़का है राजन, वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो। अब राजन ने अपनी बात कही। अब वैभव बोलेगा मैं खेल रहा हूँ। फिर राजन ने कहा कब तक खेलोगे। तो जब इनके नाम के आगे ये दो बिंदु लग रहे हैं यही हमारे उपविराम हैं। इस तरह से क्या है, उपविराम का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से हमारे हिंदी के जो कुछ चैप्टर होते हैं उनमें इस तरह के विराम उपविराम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से लिखित संवाद होते हैं। टीचर्स देखा होगा आपने बच्चों को क्लास में खड़ा करके किसी को राजन बना दिया, किसी को वैभव, उस तरह से उनको पढ़वाते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है टीचर का बच्चों को पढ़ाने का। तो ये हमने बात कर ली उपविराम की। अब हम बात करेंगे अर्धविराम की। अर्धविराम
को जो है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं अर्धविराम क्या होता है। जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है। क्या कहा गया कि एक वाक्य है, उसका भाव जो है दूसरे वाक्य में पूरा होता है, अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है। मतलब एक वाक्य में जो है भाव पूरा नहीं होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, वहां होगा हमारे अर्धविराम का प्रयोग। अब अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये बात जो है महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। पूछ लिया जा सकता है कि अर्धविराम के स्थान पर और किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अर्धविराम के स्थान पर जो है अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं अर्धविराम का। जैसे आपको नीचे वाक्य दिख रहा होगा, वह एक धूर्त व्यक्ति है, ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। अब वह एक धूर्त व्यक्ति है, अब इसका जो आश्रय है वो दूसरे वाक्य में है कि कौन कहता है ऐसा कि वह एक धूर्त व्यक्ति है, उसके मित्र कहते हैं। तो ये उदाहरण हुआ हमारे पास अर्धविराम का। और अर्धविराम का आपको पता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करते हैं, ये है हमारा अर्धविराम। इसके बाद हम आगे बात करेंगे अल्प विराम की। अल्प विराम, इसको हम क्या है इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। अब अल्प विराम का तो हमें पता लग गया कि ये चिन्ह है, पर अब ये जो हमारा उपविराम है, क्या क्या, उपविराम, फिर हमारा अर्धविराम, अर्ध विराम, और तीसरा जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अल्प विराम, विराम। अब एग्जामिनर बच्चों को कंफ्यूज करता है इन तीनों में। इनमें कैसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, क्या है, कोई नीचे चिन्ह लगा के दे देगा, जो हमारी विराम चिन्ह है, ऑप्शन में 3-4 विराम चिन्ह दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से उपविराम कौन सा है, या अर्धविराम कौन सा है, या अल्प विराम कौन सा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इनके जो चिन्ह हैं वो ध्यान में रखने हैं कि किसका कौन सा चिन्ह है। तो पूर्ण विराम का तो हमें पता है कि पूर्ण विराम कैसे होता है, ये हमारा पूर्ण विराम है, ये है ना पूर्ण विराम। लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं इन तीनों में। तो याद रखना है जो उपविराम है उसको हम 2 बिंदियों से प्रदर्शित करते हैं, अर्धविराम। तो अर्धविराम में एक बिंदी और कॉमा, और अल्प विराम, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो 3 हैं विराम चिन्ह, इनको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, इन तीनों में होती है। और जो दिसंबर 2024 में डीएवी का सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे, पीआरटी हिंदी का, उसमें जो है विराम चिन्ह से इस तरह पूछा गया था। उसमें क्या है, एक तरफ आपके ये विराम चिन्ह लिखे हुए थे और दूसरी तरफ उनके जो चिन्ह थे वो बनाए हुए थे, और वो मेल करने के लिए दिए गए थे कि कौन सा चिन्ह किससे संबंधित है। तो क्या है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आपको अच्छे से इनको करना है। तो हम बात कर रहे थे अल्प विराम की, हमने देखा कि इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। अब इसका जो भाग, एक इसको पॉइंट्स में समझेंगे कि कैसे अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए, क्या कहा कि 2 से अधिक क्या आए, समान पद आए हों, और उनमें संयोजक शब्द, और उनमें क्या है जो संयोजक शब्द है, संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं हमारे, और, तथा, एवं व आदि, ये हैं हमारे संयोजक शब्द। तो जब वाक्य में 2 से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द की गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे भरत सुंदर, सुशील, दयालु और सबल व्यक्ति थे।
अब इसमें क्या है, जो संयोजक शब्द है और, तथा, एवं, व आदि, इनमें से एक का प्रयोग तो हुआ है, किसका, और का। अब देखिए, अब हमने पढ़ा कि अधिक समान पद, दो से अधिक समान पद आए हो, तो यहाँ पे क्या है, दो से अधिक समान पद हैं। कैसे, एक हो गया सुंदर, दूसरा सुशील, तीसरा दयालु, और चौथा हो गया हमारा सबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अब प्रयोग करेंगे हमारे अल्प विराम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संयोजक है उसका प्रयोग तो हम कर चुके हैं, और अब जो अन्य पद बच गए उनके बीच में कॉमा का प्रयोग होगा। अगला जो पॉइंट है वो है, ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखते हैं, वह स्वभाव का सख्त है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब क्या कहा गया है इसमें कि वह स्वभाव का सख्त है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब आप बताइए, यहाँ पे जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ जैसे होगा। परिभाषा देखी कि दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित तो वहां पर। तो अब पहला वाक्य कहाँ पे खत्म हो रहा है, वह स्वभाव का सख्त है, तो यहाँ पे लगेगा हमारा विराम चिन्ह, कौन सा, अल्प विराम। फिर आगे, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं, तो दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है, इनका भाव। अब आगे देखते हैं, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा गया है कि कोई संज्ञा या सर्वनाम है, उसके बारे में जो सूचना दी गई होगी, उस सूचना के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, उदाहरण से देखते हैं, जैसे हमारे पास वाक्य है, रावण लंका का राजा एक विद्वान था। अब रावण क्या है हमारे पास, रावण है संज्ञा, और इसके बारे में क्या सूचना दी गई है कि वो लंका का राजा था। तो हमने पढ़ा कि संज्ञा की जो हमारे पास सूचना दी गई है, उस सूचना के पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण है, सुभाष जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था एक अच्छे लेखक हैं। अब सुभाष हो गई हमारी संज्ञा, और उनके बारे में क्या बोला गया है, जो सूचना है वो क्या है, जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था। अब संज्ञा के बारे में जो सूचना दी गई है, उस सूचना से पहले और बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि, ये शब्द आए, क्या, यदि वाक्य के बीच में ये शब्द आ जाएं तो क्या होगा, या इनका प्रयोग होता है, तो इन शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, तुम कल स्कूल गए थे इसलिए मैं नहीं आई। अब इस वाक्य में क्या है, ये जो हमने ऊपर शब्द देखे, इनमें से इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है, और हमने पढ़ा कि इन शब्दों का प्रयोग होगा तो इस शब्द से पहले अल्प विराम लगेगा, तो इसलिए शब्द से पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। आगे है, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, इवाना एक गिलास पानी दे दो। अब इवाना एक लड़की का नाम है, तो अब किसी को संबोधित किया, किसको, इवाना को, फिर हमारा अल्प विराम और एक गिलास पानी दे दो। अगर हम यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते तो यहाँ पे एक और हमारा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग हो सकता था। वह विराम चिन्ह कौन सा है, विस्मय बोधक। अगर यहाँ पे हम इस अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते तो यहाँ पे ये विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता। आगे है, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कैसे, लता जहाँ जाती है बैठ जाती है। अब
ऊपर यहाँ पे हमने क्या, एक वाक्य खत्म हुआ, अल्पविराम लगा दिया, और क्योंकि इन दोनों का भाव भी एक दूसरे में निहित है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें पता लगा कि अल्प विराम प्रयोग हुआ है किसी शब्द के स्थान पर। तो यहाँ पे क्या शब्द हो सकता है अगर हम अल्प विराम को हटाएं? लता जहाँ जाती है वहाँ बैठ जाती है, तो आप वहाँ लगाकर देख सकते हैं। पर अगर हम वहाँ को नहीं लगाते तो हमें लगाना पड़ेगा अल्प विराम। आगे देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। क्या कहा गया कि कोई भी प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट स्पीच है, अब उसके मुख्य जो उसका कथन होता है वहां पे क्या है, अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे वैज्ञानिकों ने कहा पानी की बचत की जाए। अब मुख्य कथन से पहले, मुख्य कथन क्या है, पानी की बचत की जाए। अब इस मुख्य कथन से पहले लगेगा अल्प विराम। वैज्ञानिकों ने कहा पानी की बचत की जाए, तो मुख्य कथन, इससे पहले अल्प विराम। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा, इन शब्दों, जहाँ ये शब्द होंगे, कौन कौन से, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बस इतनी सी बात थी, तो क्या हुआ, बस शब्द का प्रयोग हुआ और इसके बाद हमने पढ़ा अल्प विराम लगता है। उसी तरह नीचे, हाँ, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए ऊपर क्या है, वाक्य था बस इतनी सी बात थी, तो हमने क्या किया, बस के बाद थोड़ा सा विराम। फिर दूसरा, हाँ, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहती हूँ, तो यहाँ भी हाँ के बाद थोड़ा सा ठहराव। अब इससे आगे है हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला जो विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें क्या होता है, प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ कौन था, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, हमें प्रश्न होने का बोध हो रहा है। अब जो हमारे ये शब्द हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, किसको, 90% ये शब्द जहाँ पे यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता ही है। आगे देखते हैं। प्रश्न के भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। मतलब अगर किसी वाक्य में ये चिन्ह, ये शब्द ना हो, कौन कौन से, क्या, कौन, किसने, किसको, क्या, क्यों, तो उस वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। पर शर्त क्या है, वहां पे भाव होना चाहिए प्रश्न का। जैसे तुम अभी तक पढ़ रहे हो। अब कैसे, इसके उच्चारण में देखिए, उच्चारण उस तरह से करना पड़ेगा। तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो क्या है, अगर इसके आगे हम क्या लगा दें, क्या तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो क्या है, यहाँ पे प्रश्न होने का बोध हो रहा है। अगर आपके पास ऐसे वाक्य दिया गया हो तो आप उसके आगे क्या लगा के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में भी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रश्नवाचक शब्द तो होगा वाक्य में, लेकिन क्या है, ऐसी स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं। उदाहरण से समझते हैं। राजीव ने मुझे बताया कि वह कल कहाँ गया था। अब देखिए, कहाँ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य का भाव है वो क्या है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा हो। देखिए, राजीव ने मुझे बताया है कि वह कल कहाँ गया था, तो अब यहाँ पे प्रश्न वाला भाव नहीं है इस वाक्य में, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। तो इस बात का ध्यान रखना है। आजकल इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हमारे एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो वाक्य दिख रहे होंगे। कौन कौन से, शिक्षक ने प्रश्न किया और दूसरा है शिक्षक ने प्रश्न पूछा। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
अब आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इनमें से जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहला या दूसरा। शिक्षक ने प्रश्न किया या शिक्षक ने प्रश्न पूछा। देखिए, जो प्रश्न है वो किया जाता है, पूछा नहीं जाता, क्योंकि पूछा का मीनिंग ही होता है प्रश्न। तो ऐसा तो नहीं होता कि शिक्षक ने प्रश्न किया, नहीं होता ना। तो जो पहला वाक्य है शिक्षक ने प्रश्न किया वही शुद्ध वाक्य है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हमने 5 तरह के विराम चिन्हों के बारे में देखा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।